हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम एक और वीडियो के साथ आ चुके हैं जो कि एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है इंटीग्रेशन का। तो आज का एक चैप्टर स्टार्ट होगा, उस चैप्टर का नाम क्या है? एंटी डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन। सो एक नया चैप्टर है जिसके अंदर हम एंटी डेरिवेटिव्स पढ़ने वाले हैं। जैसे नाम ही आपको बता रहा है कि डेरिवेटिव्स का एंटी डेरिवेटिव्स या एंटी डेरिवेटिव्स पढ़ना है हमें, जिसका दूसरा नाम इंटीग्रेशन भी है। बाय नेचर इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव क्या होते हैं, बाय मैथमेटिकल मीनिंग उनकी क्या होती है, ये चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी क्लास में। इस क्लास के अंदर हम बेसिक आइडिया लेंगे कि इंटीग्रेशन होती क्या है और मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकली उसकी मीनिंग क्या है। ये थोड़ी सी आपकी बेसिक जो फर्स्ट ईयर के 11th और 12th क्लास के थोड़ी सी अपर लेवल पे होने वाली हैं बातें, ताकि आपको समझ आए कि इंटीग्रेशन होती क्या है। आप फर्स्ट ईयर या 11th मैट्रिक में आप क्या कर रहे होते हो, 11th और 12th में आप इंटीग्रेशन तो कर रहे होते हो, पर आपको इंटीग्रेशन का मतलब पता नहीं होता कि ये जो हम कर रहे हैं इसका मतलब क्या है। एक्चुअली ये क्लास के अंदर हम चीज़ समझेंगे कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। उसके बाद हम दूसरे लेक्चर्स लाएंगे जिसके अंदर हम इंटीग्रेशन के मेथड्स को समझेंगे कि इंटीग्रेशन की कैसे जाती है। तो मेरा पूरा मकसद क्या है इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि आपको ये पता चल सके कि इंटीग्रेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है और एक्चुअल उसका मकसद क्या है करने का। ठीक, तो अब हमारा स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव्स। तो फर्स्ट एंटी डेरिवेटिव्स को लेते हैं हम। तो एंटी डेरिवेटिव क्या कह रहा है कि एंटी डेरिवेटिव वर्ड ही सजेस्ट कर रहा है कि डेरिवेटिव का अपोजिट। तो इंटीग्रेशन इज या डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव इज अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव्स। जो डेरिवेटिव्स हम लेते हैं या सिंपल डिफरेंशिएशन जो हम करते हैं उसका अपोजिट है। याद रखें कि इंटीग्रेशन इज द अपोजिट ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। अब अपोजिट इसका मकसद क्या हुआ, एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट सपोज हमारे पास एक फंक्शन है कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक, और अगर इसको हम डेरिवेटिव करें, इसका डेरिवेटिव निकालें, इसकी डिफरेंशिएट करें, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू 2x। ठीक, ये तो हमें पता है कि dy ओवर dx क्या होगा, 2x होगा। इसके पीछे हमने पूरा एक कोर्स बनाया हुआ है जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसको हम डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन कहते हैं। उसके कंप्लीट मेथड्स विद प्रूफ्स हमने डिस्कस किए हुए हैं। सो आप चेकआउट करना चाहें तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। सो इसका डेरिवेटिव क्या है, वो 2x है। ठीक है, अब 2x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर होगी या 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, x स्क्वायर होगा। यही चीज़ हमें डिस्कस करनी है। अगर इस स्टेप से हम इस तरफ आते हैं, इस स्टेप की तरफ, इस स्टेप को हम कहते हैं डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहाँ हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक, एंड इसका अपोजिट अगर इस स्टेप से हम दोबारा वापस इस स्टेप पे आए तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं हम, इंटीग्रेशन। ठीक, अब ये हमने डिस्कस करना है कि इंटीग्रेशन होती क्या है, उसके बाद ये करते कैसे, ये तो हुआ कैसे, इसको हम डिस्कस करेंगे इन द डिटेल वीडियोस। बट सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि इंटीग्रेशन है क्या, डेरिवेटिव का अपोजिट। इट मीन्स कि 2x की इंटीग्रेशन अगर होगी विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हुआ था विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया था 2x। जब 2x की इंटीग्रेशन होगी, एंटी डेरिवेटिव होगा, तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इट मीन्स ये इसका अपोजिट फंक्शन है। तो ये होगा किस तरह कि आप इसको समझ लें कि जब 2x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करूँगा मैं, तो मुझे जवाब क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो समझे किस तरह मिलेगा जवाब मुझे। तो याद रखें कि मुझे इसको इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे क्या है, इसको मैंने बनाना है एक्स स्क्वायर। सही है, किस तरह बनेगा एक्स स्क्वायर, सिंपल, फिलहाल पावर क्या है, 1 है, और इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, +1, क्योंकि डेरिवेटिव के अंदर क्या करते हैं हम, -1। पावर रूल याद होगा आपको कि पावर रूल के अंदर हम जब भी d ओवर dx x पावर n करते हैं, डिफरेंशिएशन का पावर रूल, वो क्या होता है, nx पावर n-1। इट मीन्स जो पावर होता है ऑलरेडी उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें से 1 माइनस करते हैं। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, जो पावर होता है ऑलरेडी उसमें +1 करते हैं और जो न्यू पावर आता है उससे करते हैं डिवाइड। सो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो दोबारा सोल्यूशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी इंटीग्रेशन हो गई कि किस तरह आपने इसको इंटीग्रेट कर लिया।
ये तो मैंने सिंपल वर्ड्स में एक छोटा सा एग्जांपल लिया। एक बात याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन के अंदर एक टर्म आता है जिसको कहते हैं c, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि ये हमें पता नहीं होता अक्सर, क्योंकि जब हमें क्वेश्चन के अंदर हमें जस्ट एक फंक्शन मिलेगा, हमें उसका आइडिया नहीं होता कि कांस्टेंट टर्म कौन सा है उसका। लेट सपोज हमारे पास एक और फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एनी नंबर, a ले लो, कोई भी नंबर, कुछ भी हो सकता है ये। तो जब इसकी इंटीग्रेशन होगी dy ओवर dx और डेरिवेटिव होगा तो ये दोबारा से 2x प्लस 0 आएगा जो खत्म हो जाएगा, उसको यूज़ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो ये तो है नहीं, इंटीग्रेशन में हमें ये प्लस c शो करना पड़ता है क्योंकि हमें नहीं पता होता कि डेरिवेटिव फंक्शन के अंदर क्या टर्म था, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें डेरिवेटिव फंक्शन मिलेगा कि उसकी डेरिवेशन हो चुकी है। हमें उसकी इंटीग्रेशन करके बताना है कि किस फंक्शन की डेरिवेशन हुई थी कि ये जो हमारा सोल्यूशन आया था, इसको हमें रेसिप्रोकल करके वापस जाना है। तो ये छोटी सी आपको एग्जांपल बताई मैंने कि किस तरह आप डेरिवेटिव में से इंटीग्रेशन निकालते हैं। क्या फंक्शन आपका डेरिवेटेड है ऑलरेडी, उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको ऑलरेडी ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता है। सिमिलरली एक और एग्जांपल है कि हमें पता है कि अगर लेट सपोज y इक्वल्स टू साइन एक्स है, ठीक, y इक्वल्स टू क्या है, साइन एक्स है, तो जब भी dy ओवर dx करेंगे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, cos x मिलेगा। इट मीन्स कि साइन x का डेरिवेटिव जो है वो क्या है, cos x है। तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाना चाहिए कि cos x की जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, वो sin x होगी। जो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, sin x होगी। मतलब कि इसका रेसिप्रोकल है, क्योंकि इसका इन्वर्स है, आप इसका अपोजिट फंक्शन है। जो आपको एक स्टेप आगे लेता है वो स्टेप पीछे ले आ जाएगा, तो sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। इसी तरह कि अगर आप cos x का डेरिवेटिव करते हैं तो आपको क्या मिलता है, नेगेटिव sin x। सिमिलरली नेगेटिव sin x की इंटीग्रेशन आपको मिलेगी cos x, या फिर इसको इस तरह भी लिखा जाता है कि अगर sin x की इंटीग्रेशन करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव cos x। ठीक है, नेगेटिव साइन उधर चली जाती है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा इसकी मीनिंग बता रहा था कि इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है। अभी वर्ड हमने एंटी डेरिवेटिव को समझा। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि डेरिवेटिव का अपोजिट। ये आपका इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव का एक फर्स्ट एक आइडिया है कि एंटी डेरिवेटिव होता क्या है। हम ये इसके पूरे फार्मूलाज भी देखेंगे, पूरे तरीके देखेंगे किस तरह इंटीग्रेशन होती है। तो सबसे पहले हम इसके एंटी डेरिवेटिव के मतलब को समझ चुके हैं कि एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट चीज़ हम समझेंगे इस वर्ड इंटीग्रेशन का मतलब। ठीक, अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। एक्चुअली इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ के कॉम्बिनेशन को इंटीग्रेशन कहा जाता है। इंटीग्रेशन इज़ द कॉम्बिनेशन और द सम ऑफ द थिंग्स, कि किसी चीज़ों को जोड़ दिया जाए तो वो इंटीग्रेट हो जाती है। तो इंटीग्रेटेड पार्ट, इंटीग्रेटेड कंपनी, क्योंकि इंटीग्रेटेड कंपनी मतलब कि छोटी छोटी कंपनीज को मिला के एक नई कंपनी बना दी गई, बड़ी सी कंपनी बना दी गई, वो इंटीग्रेटेड कंपनी होती है। सो जो फंक्शन आपका ओरिजिनल होता है, जिसको डेरिवेट करने के बाद एक दूसरा फंक्शन आता है, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हुए 2x आता है, तो एक्स स्क्वायर एक ऐसा पार्ट है जो कि इंटीग्रेटेड है। आपने उस तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे, इंटीग्रेशन करके पहुंचेंगे। इस चीज़ को हम मैथमेटिक्स के अंदर कहते हैं कि इंटीग्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्मॉल स्मॉल फंक्शंस। बहुत छोटे छोटे फंक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल करूंगा आज इसी लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर आपको इस इंटीग्रेशन की मीनिंग कंप्लीटली समझ आ जाएगी। ठीक, अच्छा जी, अब एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट हमें पता चल चुका है कि एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसको करते क्या है, तो सबसे पहले आप समझ लें कि अगर आपको कोई फंक्शन आपको एंटी डेरिवेटिव करना है उसका, तो वो किस तरह किया जाएगा कि लेट सपोज आपके पास फंक्शन है x, उसकी इंटीग्रेशन कैसे लिखी जाती है, इस तरह dx। ठीक है, dx क्या है, एक आपका डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल ऑफ x, जिसके रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन करनी है। याद रखें ये dx बता रहा है कि x के हिसाब से करनी है इंटीग्रेशन, क्योंकि आपका जो वेरिएबल है वो x है, विद रिस्पेक्ट टू x करना है। अगर यहाँ y होता तो x कांस्टेंट बन जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे x है तो इट मीन्स क्या है कि x के हिसाब से डिफरेंशिएशन करनी है। क्लियर है बात। दूसरी बात, ये जो हमारा वह फंक्शन है जिसको हमने इंटीग्रेट करना है, इसको हम कहेंगे इंटीग्रैंड, ठीक है ना, जिसकी इंटीग्रेशन होनी है। एंड इसको हम कहेंगे इंटीग्रेशन सिंबल, इंटीग्रेशन नोटेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन नोटेशन का मतलब क्या होता है
कि जो जिसकी इंटीग्रेशन होनी है, जो इंटीग्रेशन करेगा, ये इंटीग्रेशन का ऑपरेटर है। दरअसल ये जो कर्व लिखी हुई है, ये आप देखिए, ये सिंपल ऐसा हम ऐसे लिखते हैं ना, इसी एस को ऐसे बनाया गया है, ठीक है। इसकी सिंबल को चेंज करने के लिए थोड़ा ऐसा बनाया गया है, वरना इस सिंबल का मतलब होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। और साथ साथ में आप याद रखें कि एक्चुअल में इस इंटीग्रेशन का मतलब है ही सम, तो एस का मतलब क्या है, सम। आज तक फ्रेंच के अंदर जब इंटीग्रेशन पढ़ाई जाती है तो उसको इंटीग्रेशन नहीं कहा जाता, उसको सम कहा जाता है। और जबकि हम आपसे मालूम है, आप इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, इंटीग्रल कहते हैं। ये जो फंक्शन जो हमें सॉल्व करना है, इसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल्स। ये एक इंटीग्रल है, ठीक है। तो इंटीग्रल या इंटीग्रेशन कैसे होगी उसका तरीका हम देखने वाले हैं। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन था कि इंटीग्रेशन इस तरीके से होगी कि आपका x जो होगा वो आपका एक फंक्शन है जिसकी इंटीग्रेशन होनी है, और ये सिंबल जो है इंटीग्रेशन सिंबल है, इसी के हिसाब से करनी है। तो ये आप चीज़ नोट कर लें। नेक्स्ट चीज़ कि इंटीग्रेशन दो तरह की होती है, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। एक होती है आपकी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। एंड एक और होती है आपकी डेफिनेट इंटीग्रेशन। दोनों में फर्क क्या है? वर्ड इनडेफिनेट का मतलब क्या बता रहा है आपको? इनडेफिनेट का मतलब होता है जो इनडेफिनेट हो, जिसके बारे में आपको पता ना हो कि वो क्या चीज़ है। डेफिनेट का मतलब होता है कंफर्म चीज़, आपको पता है कि ये चीज़ ऐसी है। सो इनडेफिनेट का मतलब होता है, आप उसको समझ सिंपल ऐसे कह सकते हैं, विदाउट बाउंड्री लिमिट्स। विदाउट बाउंड्री लिमिट्स, आपको बाउंड्री लिमिट्स बताई नहीं जाती कि इंटीग्रेशन तो हो गई फंक्शन की, पर किस पॉइंट से लेके किस पॉइंट तक की आपने, किस x के पॉइंट में आपने की, x इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, या किस y के पॉइंट से की, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, एंड पॉइंट कौन सा था। जबकि ये क्या होगा, विद बाउंड्री लिमिट्स होगा। मतलब क्या हुआ, सॉरी, तो ये जो इंटीग्रेशन होता है इनडेफिनेट होता है, वो सिंपल ऐसे लिखा जाता है कि लेट सपोज आपका कोई फंक्शन आ गया और dx आ गया, इसका मतलब क्या, किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है, उसको सिंपल ऐसे लिखा जाएगा। जबकि डेफिनेट इंटीग्रल कैसे लिखा जाएगा, आपके पास कोई ना कोई इस सेम फंक्शन की इंटीग्रेशन के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ बाउंड्री लिमिट्स दी जाती हैं, a से लेके b तक, 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 10 तक, 9 से लेके 15 तक, कहीं भी हो सकती है इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो a से लेके b तक आपकी क्या है, बाउंड्री लिमिट्स हैं। तो और एक और बात याद रख लें कि इस इंटीग्रेशन के सॉल्यूशन में प्लस c आएगा और इसके इंटीग्रेशन में प्लस c नहीं आएगा। इसके इंटीग्रेशन के सॉल्यूशन में कांस्टेंट नहीं आएगा, इसके सॉल्यूशन में कांस्टेंट आएगा। वो भी क्यों नहीं आएगा और क्यों आएगा, इसका भी मैं आपको एक सिंपल सा सॉल्यूशन देके समझाऊंगा कि क्यों इसमें फंक्शन में, इसमें इंटीग्रेशन में प्लस c आता है, इसमें प्लस c क्यों नहीं आता, क्योंकि वो उसको हम डिस्कस कर लेंगे, एक सवाल करके उसको समझा दूंगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के दो टाइप्स हो गए। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन को ही समझने वाले हैं। तो इंटीग्रेशन हम एक डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं होती, डेफिनेट बिल्कुल सेम चीज़ें होती हैं कि जस्ट डेफिनेट के अंदर आपको एक लिमिट दे दी जाती है, लास्ट में उसको लिमिट पुट करनी होती है। दोनों का मेथड सेम होता है, ठीक है। आपने इंटीग्रेशन की बेसिक सेम इंटीग्रेशन रहेगी, अगर लिमिट्स हैं उसको लिमिट्स को सॉल्व करो, वो डेफिनेट हो गई। अगर लिमिट्स नहीं है तो वो इनडेफिनेट हो गई, उसके सॉल्यूशन में लिमिट्स नहीं पुट होंगी, जस्ट एक फंक्शन आ जाएगा। जबकि डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर आपको एक न्यूमरल वैल्यू मिलेगी या कोई आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स में वैल्यू मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन द आपकी बाउंड्री वैल्यूज़ क्या हैं। तो उसका हम सॉल्यूशन करेंगे, हम देखेंगे क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले हमने क्या देख लिया कि इंटीग्रेशन के दो टाइप्स हैं, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम बेसिक इंटीग्रेशन से स्टार्ट करते हैं कि बेसिक इंटीग्रेशन होगी किस तरह। छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे एग्जांपल्स को हम समझेंगे कि इंटीग्रेशन किस तरह होती है। तो सबसे पहले आपके पास एक फंक्शन है f of x इज इक्वल्स टू x, ठीक है। अब f of x इज इक्वल्स टू x की आपने करनी है इंटीग्रेशन, ठीक। अब इंटीग्रेशन कैसे होगी, अगर आपने इसको क्या करना होगा, इधर लिखना होगा dx, बहुत इंपॉर्टेंट है dx, याद रखें, विद रिस्पेक्ट टू dx करना है। तो ये तो बिल्कुल सेम चीज़ है, तो अक्सर हम ये पार्ट लिखते ही नहीं हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। अक्सर हम इसको लिख लेते हैं i इक्वल्स टू, एक इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करनी है, i इक्वल्स टू x dx,
इस पूरे पार्ट को आई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स लिख लिया जाता है, मतलब एक इंटीग्रल है जो हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये बात याद रख लें कि ये चीज़ का मतलब ये होता है आई, एक इंटीग्रल है। अब एक्स डी एक्स का इंटीग्रल किस तरह होगा, पावर रूल को याद करें कि डिफरेंशिएशन का पावर रूल क्या था, पावर में से जो पावर था वो मल्टीप्लाई करें, वो कोफिशिएंट बनाएं और 1 माइनस करें पावर में से। सेम चीज़ यहाँ पे होगी, बस जस्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डेरिवेटिव के अंदर, इसके अंदर डिवाइड होगा और पावर में 1 प्लस होगा। याद रख लें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ सिंपल, कि अगर आपके पास x पावर n है और dx है तो इसकी इंटीग्रेशन सिंपल वर्ड्स में इस तरह होती है कि पावर में 1 प्लस किया जाता है और न्यू पावर से डिवाइड किया जाता है। सिंपल, पावर में 1 प्लस किया जाएगा और न्यू पावर से डिवाइड किया जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पावर में ऑलरेडी पावर क्या था 1 ऐड किया जाएगा और 1 प्लस 1 ऐड से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको और प्लस सी आ जाएगा। प्लस सी आपकी मर्जी है, चाहे तो आप स्टार्ट में दे दें या पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में दें, क्योंकि इस कांस्टेंट को आके बीच में कुछ होना ही नहीं है। ये कांस्टेंट तो वैसे कांस्टेंट रहेगा, इसके वेरिएबल्स चेंज नहीं होने वाले, इसको कुछ करना ही नहीं आपने, आप लास्ट में जाके प्लस सी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया, x² ठीक है। इसी तरीके से एक और इंटीग्रल ले लेते हैं कि i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ x² dx। तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, सेम तरीके से पावर में 1 प्लस कर दो और न्यू पावर से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया x³ प्लस सी। तो ये सिंपल सी इंटीग्रेशन है, आपने इस तरह देख ली, ठीक। ये तो आप थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर आपके पास कैसे फंक्शन आ जाते हैं जिसके फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, जैसे साइन के कॉस के, आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। अगर आप उनको डेरिवेटिव पता है तो आपने उसको रिवर्स लेके जाना है, ठीक है। उस पर भी हम आएंगे एक ही स्टेप के अंदर। सबसे पहले हम इस पूरे फंक्शन को हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ सॉल्व किया है, ठीक है। अब मेरा मकसद जो था पूरा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि थोड़ा सा इस क्लास से हायर लेवल पे होने वाला है, वो चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इंटीग्रेशन का सोल मीनिंग, उसकी जो सोल है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग वो क्या है, वो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे साथ जुड़ी रहेगा कि अब हम एक फंक्शन लेने वाले हैं, यही दोनों फंक्शन हम लेंगे और उसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे। सो लेट सपोज आपके पास एक फंक्शन है कि y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू क्या आ गया, x आ गया। अब y इक्वल्स टू x आपने बेसिक एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा होगा कि y इक्वल्स टू x का मतलब क्या होता है। y इक्वल्स टू x का मतलब होता है कि थोड़ा मैं चलो बेसिक रिवाइज करा देता हूँ कि आपकी बेसिक इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। c तो यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे c याद रख लो, ये c क्या है, ये दूसरा कांस्टेंट नहीं है, ये आपका y इंटरसेप्ट है, ये तो 0 है, इस इक्वेशन में है ही नहीं। और m की वैल्यू लाजिम बात है 1 होगी, तभी तो y इक्वल्स टू x बना है, ठीक है। तो इट मीन्स इसका m क्या, स्लोप 1 हो गया, c कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी इसका मतलब कि y इंटरसेप्ट नहीं है, तो y आपका बन गया 1, तो आपका m बन गया 1। m क्या होता है, टेंजेंट, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू 1, तो अल्फा हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1, जो कि कितना होता है 45 डिग्री। मतलब कि इस एक्सिस, इस पूरी लीनियर इक्वेशन की जो एक्सिस होगी वो y इक्वल्स टू 1 का मतलब y इक्वल्स टू x का मतलब है कि 45 डिग्री पे वो एक्सटेंड होगी। इसी के ग्राफ को आपने ड्रॉ करना है कि जस्ट वो किस तरह ड्रॉ करेंगे आप, आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मैं वैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट लेने वाला हूँ, ये 45 डिग्री पे लाइन जा रही है, ठीक है। अब ये आगे पीछे हो सकती है, मैंने बस रैंडमली एक रफ डायग्राम ले लिया है कि ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया और ये आगे जा रही है, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है, हमने जिसकी डायग्राम देखनी थी वो किस तरह होगी। तो ये होगी इसकी डायग्राम। अब अगर लेट सपोज मैं इसका डेरिवेटिव निकालता तो आता 1, क्योंकि वो डेरिवेटिव क्या होता है, वो उसका स्लोप होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है डेरिवेटिव की, वो स्लोप है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। जो कर्व आपकी बनी है, कर्व कहते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर को, कोई भी डायग्राम बन गई, इस एरिया अंडर द फिगर, एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या है कि लेट सपोज मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ 0, x की फर्स्ट पॉइंट क्या आ गई 0, और मैंने एक यहाँ पॉइंट ले ली जहाँ पे x की पॉइंट क्या होगी, लेट सपोज a, कुछ भी है। अगर मैं इस y इक्वल्स टू x कर्व की इंटीग्रेशन करूँ तो मुझे इसका ये एरिया मिलेगा इस दो कोऑर्डिनेट्स के अंदर, क्योंकि दो लिमिट्स के अंदर मिल रहा है मुझे। अब ये a मैंने लिया, या 1 हो सकता था, या 2 हो सकता था, या 3 हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। अब ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो मैंने a लिया, तो a का मतलब क्या हुआ कि कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। सो अब इसको हम करेंगे इंटीग्रेट, ठीक है। अब जिस मेथड से हमने पहले इंटीग्रेट किया था वो तो याद रखें आप, x की इंटीग्रेशन हमने कर ली थी पावर रूल के अकॉर्डिंग,
पावर में 1 प्लस करो और न्यू पावर से डिवाइड कर दो, जो कि क्या था x² और यहाँ पे अगर मैं लिमिट रख रहा हूँ बाउंड्री लिमिट्स, सो बाउंड्री लिमिट 0 से लेके a है, 0 से लेके a, ठीक है। तो इसमें लिमिट पुट हो जानी है, वो हो जाएगा a² माइनस 0² x में क्या हो जाता है, आपने जस्ट इसकी लिमिट पुट कर देनी होती है। x पे पहले ऊपर वाली लिमिट, देन माइनस नीचे वाली लिमिट, तो इसका a² आना चाहिए सोल्यूशन अगर डेफिनेट इंटीग्रल है तो, ठीक है। तो क्योंकि हमने बाउंड्री लिमिट से ली हुई है। अब इस चीज़ को हम ज्योमेट्रिकली प्रूफ करेंगे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। लेट सपोज इस ट्राइंगल को हमने क्या कर दिया है, इस ट्राइंगल को हमने छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया है, ठीक है। हमने कितने रेक्टेंगल्स, n रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया है। अब n रेक्टेंगल्स का मतलब क्या होता है, n एक बहुत बड़ा नंबर है। लेट सपोज मैं इसको इस तरह डिवाइड करता हूँ कि एक ये पार्ट आ गया, मतलब कि अगर मैं बात करूँ कि अगर ये a है, इस पूरी लाइन को, ये छोटी लाइन का a है, इसको मैं n पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, तो फर्स्ट पार्ट क्या होगा a/n, सेकंड पार्ट क्या होगा 2a/n, थर्ड पार्ट क्या होगा 3a/n, ऐसे करते करते लास्ट पार्ट क्या होगा na/n, n कैंसिल तो a हो जाएगा सिंपल, और यहाँ पे स्टार्ट वाला 0a/n जो कि 0 होता है, ठीक है। तो इस तरह होगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं इसको फर्स्ट पार्ट में क्या बना देता हूँ a/n, तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ठीक, तो ये आपका 0 पॉइंट हो गया, x = 0, ये आपका a पॉइंट हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैंने n पार्ट्स में डिवाइड किया है, पूरे पार्ट्स के इसमें n पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो फर्स्ट क्या हो गया a/n, सेकंड के पार्ट क्या हो गया 2a/n, थर्ड पार्ट क्या हो गया 3a/n अप टू na/n, ठीक है। तो फर्स्ट रेक्टेंगल कैसे बनेगा, ऐसे करके, सेकंड रेक्टेंगल कैसे बनेगा, थर्ड रेक्टेंगल कैसे बनेगा, और ऐसे करते करते फोर्थ रेक्टेंगल, इस तरह ही फोर्थ रेक्टेंगल बनेगा। तो रेक्टेंगल कंटिन्यू रहेंगे, इस तरह छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बना दिए जाएँ, ठीक है। अब एक बात नोट करिए, अगर इस n पार्ट्स को मैंने थोड़ा बड़ा ड्रॉ किया, ये आप समझ लें कि इतने छोटे रेक्टेंगल्स बन रहे हैं कि इसी कर्व को अगर मैं ऐसे बना लूँ, मैंने छोटे से रेक्टेंगल लिए हैं, अब n डिफाइन नहीं है कि कितना है, देखिए। तो ये ऊपर एरिया जो है वो कम जा रहा है, जबकि बड़े रेक्टेंगल्स में एरिया ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, यह बात याद रखना। अब क्या करना है, हमें जस्ट इसका एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है। हम इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, जस्ट इसका रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे कि रेक्टेंगल का एरिया होगा कितना, ठीक है। अब रेक्टेंगल का एरिया तो बहुत आसान है, सिंपल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, आपने क्या करना होता है, लेंथ इनटू विड्थ करना होता है, ठीक है। तो ये एरिया हो गया रेक्टेंगल का। तो आपको तो पता ही है कि ये अगर लेट्स सपोज लेंथ है a/n और ये क्या है विड्थ y, याद रखिएगा y की इक्वेशन आपको दी हुई है, y = x। इसका टेबल बना लें, इसका अगर टेबल बना लें कि लेट्स सपोज ये x है और ये y है, तो इस हिसाब से अगर a/n ये लेंथ है तो y क्या हो गया, ये भी a/n हो गया। इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 2a/n है, तो ये भी क्या होगा 2a/n, क्योंकि y = x है, जो x की वैल्यू वही y की वैल्यू है। तो ये 3a/n है, तो ये भी 3a/n होगा। इस तरह चलता रहेगा, ये जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है, ठीक है, ये बात रखना। अब मैं बात करूँ रेक्टेंगल्स की, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स की। इन रेक्टेंगल्स का एरिया क्या होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा a/n, ठीक है। ये x a/n है, विड्थ भी a/n है, तो इसका एरिया निकालते हैं। लेट सपोज एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, फर्स्ट का एरिया हो गया a/n/a/n। ये जो रेक्टेंगल छोटा बना है इसका a/n x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट भी a/n है। अच्छा जी, अब इस सेकंड वाले कोऑर्डिनेट का बात करें तो छोटे सेकंड वाले रेक्टेंगल का ये a/n है, क्यों, देखो ये 2a/n था, ये a/n था, ये वाला माइनस होके a/n आ गया। ये छोटे रेक्टेंगल का एरिया तो a/n ही होगा, जो लेंथ होगी, जो हाइट है इसकी या विड्थ है जो इसकी, वो क्या होगी 2a/n हो जाएगी, ठीक है। आप इस तरह कह लें, तो प्लस a/n x वाला इंटू 2a/n इसका जो हाइट वाला, इसी तरह
थर्ड ट्राइंगल का क्या होगा, थर्ड रेक्टेंगल का, ये भी a बाय एन, 3a/n। ऐसे करते करते चलता रहेगा, लास्ट में जो रेक्टेंगल बनेगा उसकी भी जो विड्थ होगी या जो ये लेंथ होगी वो a/n होगी, जो हाइट होगी वो na/n जो कि a है, तो वो बन जाएगी a/n मल्टीप्लाई बाय n a/n। ठीक है, अब ये तमाम एरियाज़ हो चुके जो कि रेक्टेंगल के हमने कैलकुलेट किए हैं। ये एरियाज़ हैं जो कि हमने सम करना है इनको। अब सम कैसे होगा, देखो a/n ये a/n ये सब में कॉमन है, तो a/n कॉमन ले लो। a/n इसमें 2 थे तो पूरे पे स्क्वायर कॉमन आ गया, a/n होल स्क्वायर। तो a/n निकल गया तो 1 बच गया, a/n यहाँ से a/n यहाँ से तो 2 बच गया, a/n यहाँ से a/n यहाँ से तो ये 3 बच गया। इस तरह अगला जो आएगा उसमें से 4 बचेगा, ऐसे कंटिन्यू रहेगा। लास्ट में क्या बचेगा, यहाँ पे a/n निकल जाएगा और n बच जाएगा। ठीक, इसका एरिया का फॉर्मूला बन गया कि a/n होल स्क्वायर बराबर 1 + 2 3 4 तो चलता रहेगा n तक। ठीक है, अब क्या करना है, हमने जैसे इसका एरिया फाइंड कर लिया, इसको सम कर लेना है। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला आपको याद ही होगा, एक पूरा लेक्चर मैंने बनाया हुआ है इसके ऊपर कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स किस तरह होगा कि आपने Sn = n/2 2a प्लस या सिंपल a + l, ये फार्मूला था। Sn = n/2, ठीक है, और a क्या है आपका, फर्स्ट वर्ड 1 है और l क्या है, वो n है। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या बन गया, n + 1 n × n + 1/2, ये फार्मूला है इसका, n × n + 1/2। तो ये बन गया आपका a² और यहाँ पे आ गया n × n + 1/2। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर n से कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर ले लें, a² 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा n + 1/n। ठीक, n + 1/n, ये हमारे पास आ गई चीज़। अब अगली चीज़ हम क्या कहते हैं कि ये हो जाएगा a² n, अगर इनमें से n कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा n 1 + 1/n। ठीक है, इसमें से निकल आया, इसमें 1/n बच गया और यहाँ पे नीचे n था, कैंसिल हो गया। तो एरिया क्या आ गया, a² n × 1 + 1/n। ठीक है, अब ये क्या आ गया, a² n 1 + 1/n का एक पूरा सा फॉर्मूला बन चुका है एरिया का। अब याद रखें कि डिपेंडिंग ऑन रेक्टेंगल्स कितने, मैंने क्या था, n रेक्टेंगल्स हमने बनाए थे, मैंने लिखा हुआ था कि n रेक्टेंगल्स बनाए हैं, ये देख रहे हैं आप। अब n रेक्टेंगल्स हैं तो 1 + 1/n आ रहा है। अगर मैं सोचूं कि मैं रेक्टेंगल बड़े बना रहा हूं तो बाहर जो एरिया है देखो ज़्यादा जा रहा है। अगर मैं इसको छोटे बना रहा था, मैंने आपको जैसे दिखाया भी था, इस रेक्टेंगल को छोटे बनाएंगे आप तो उसका एरिया बाहर कम जाएगा। लेट्स सपोज आपका एक रेक्टेंगल ये बना देते हैं, एक ये आ गया, तो ये बाहर एरिया कम जाएगा। आप अगर रेक्टेंगल छोटे बनाएंगे तो बाहर एरिया कम जाएगा। आप समझें, सपोज करें यहाँ पे कि हमने इतने क्लोज बनाए हैं वो रेक्टेंगल्स, इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स बनाए हैं। इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स का मतलब क्या होता है, बहुत ही क्लोज है, बहुत ही क्लोज। तो बाहर जो एरिया जाना है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो इनफाइनाइटली क्लोज है, इनफाइनाइटली। तो मुझे इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स बनाने पड़ेंगे। तो जैसे लिमिट्स हमने पढ़ी हुई है, लिमिट्स हमारी हेल्प करता है इस चीज़ के अंदर। अगर आप सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पे a² n, सॉरी यहाँ पे 2 था, 2 2 2 और ये 1 + 1/n की जो लिमिट अगर मैं n अप्रोच कर दूँ इन्फिनिटी को, ठीक है, तो यहाँ पे अगर लिमिट अप्रोच हो जाए n अप्रोच इन्फिनिटी को तो 1/∞ 0 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा a² n, a² 2। याद रखें मैंने क्यों किया है इन्फिनिटी को, मैंने इसलिए किया है क्योंकि जितने छोटे रेक्टेंगल बनेंगे उतना बाहर एरिया कम जाएगा, उतना ही अंदर एरिया आएगा, बाहर वाला एरिया खत्म होता जाएगा। तो अगर मैं n अप्रोच कर रहा हूँ इन्फिनिटी को तो इन्फिनिटी वाला n इसको 0 बना देगा, 1 + 0 1 होता है और 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो a² 2 आ जाएगा। तो इसका एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, a² 2 होगा। ठीक, और इसकी जब इंटीग्रेशन की थी तब a² 2 इस इंटीग्रेशन के थ्रू आया था। इट मीन्स इंटीग्रेशन क्या कर रही है, इंटीग्रेशन इन छोटे छोटे एरियाज को सम कर रही है विदाउट डूइंग दिस हैक्टिक प्रोसेस। इस हैक्टिक प्रोसेस को किए बगैर इंटीग्रेशन जस्ट इन सबको ऐड कर रही है और हमें एक सॉल्यूशन दे रही है, वो सेम आंसर दे रही है।
ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है इंटीग्रेट करना, छोटे छोटे पार्ट्स को सम करना। तो इंटीग्रेशन ऑफ अ फंक्शन इज नथिंग बट इज द एरिया ऑफ अंडर द कर्व। याद रखिएगा कि डेरिवेटिव क्या थे? डेरिवेटिव्स वो थे स्लोप ऑफ कर्व, उस कर्व का स्लोप बताते हैं, उस फिगर का, ज्योमेट्रिक फिगर का स्लोप बताते हैं। जबकि इंटीग्रेशन क्या है? वो है एरिया अंडर द कर्व। अगर मैं इसको एग्जैक्ट बताऊं कि इस इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, इसका असल मतलब ये है एरिया अंडर द कर्व अबव द एक्स एक्सिस। ये याद रखिएगा, एक्स एक्सिस से ऊपर, ये एक्स एक्सिस से उससे ऊपर। क्योंकि याद रखना कि अगर आपकी कोई ऐसी फिगर आ गई, ज्योमेट्रिकल फिगर आ गई, जैसे साइन का फंक्शन होता है कि लेट सपोज वो 0 पे 0 होगा, इस तरह आ जाएगा, तो यहाँ पे एरिया होगा और यहाँ पे एरिया होगा, तो उसका फंक्शन ऑटोमेटिकली 0 एरिया देगा आपका इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि ऊपर जितना एरिया उतना ही नीचे, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव होता है, नीचे वाला नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो असल इसकी मीनिंग क्या है? असल इसकी मीनिंग है इंटीग्रेशन इज द एरिया अंडर द कर्व अबव द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर जो एरिया होता है उसका सोल्यूशन आपको मिलता है, ठीक है, जितना भी होगा वो डिपेंडिंग ऑन द लिमिट्स है। अगर आप इसकी लिमिट्स ले लें इतनी कि इसके हाफ तक ले लें, 0 से लेके यहाँ तक, तो इट मीन्स मिसाल की जरूरत है यहाँ कितना होगा कि यहाँ π/2 आ गया, यहाँ 2π आ गया, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3π/2, सो 3 नहीं 5/2, ठीक है, 2π और 5/2 2.5π हो गया, सही। और कंफर्म कर लें इसको, 0 π/2 2π 3π/2 4π, इस तरह। तो अगर यहाँ तक ले लें तो नीचे वाला एरिया हाफ होगा, वो ऊपर वाले से कम हो जाएगा, तो सोल्यूशन 1/2 आएगा आपका। तो ये आपका इंटीग्रेशन का असल मकसद है कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इट गिव यू द एरिया अंडर द कर्व अबव द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर जितना भी एरिया होगा वो आपको इंटीग्रेशन की मदद से मिल जाएगा। अब इस प्रोसेस को बार बार करना बहुत हेक्टिक प्रोसेस है, जबकि इसी प्रोसेस को आप जस्ट इंटीग्रेशन के इस फॉर्मूला की मदद से कर लेते हो। सो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इट इज़ द एरिया अंडर द कर्व, और इट इज़ द अपोजिट ऑपरेशन ऑफ द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का अपोजिट ऑपरेशन है। मुझे पता है कि ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा आपके लेवल्स के मुताबिक, क्योंकि मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आपको एग्जैक्ट मतलब पता चले कि इंटीग्रेशन करते तो हैं, पर इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। इंटीग्रेशन का असल मतलब ये चीज़ है कि जो पूरा हेक्टिक प्रोसेस है, पूरा लंबा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को ये इंटीग्रेशन ऑपरेशन एक एग्जाम्पल की तरह आपको छोटे से मेथड में करके दे रहा है। आपको इतने प्रोसेस के से गुजरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। अगर आपके पास इंटीग्रेशन लेट्स सपोज y f = x² की कर्व ले लेते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पे f of x = x² की कर्व किस तरह होती है? अगर ये एक्सिस है तो वो पैराबोला होता है, ठीक है। तो अगर मिसाल के तौर पे हमने पैराबोला इस तरह लिया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। सो अगर इसके भी हम एरिया लें तो वो भी एरिया हमें इस तरह मिलेगा। अच्छा ये स्ट्रेट लिख रहा है, स्ट्रेट नहीं होगा, तो इसका भी सोल्यूशन क्या होगा आपका मिलेगा। अगर उसी तरीके से आप लेंगे तो आपको a³/3 मिलेगा, इसी मेथड से करेंगे तो, ठीक है। उसमें थोड़ा सा एक स्टेप लंबा चला जाएगा, वो आपके लेवल से यही चीज़ ऊपर है तो मैं उसमें नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो जस्ट मैं आपको एग्जांपल समझा रहा था कि इसका इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। सो इंटीग्रेशन बाय डेफिनेशन इज द ऑपरेशन, सर्टेन टाइप ऑपरेशन विच इज अपोजिट टू द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का अपोजिट ऑपरेशन है, और ये आपकी हेल्प करता है छोटे से चंक को लेकर आप एक कंप्लीट सिस्टम का मैकेनिज्म सॉल्व कर सकते हैं। हम कभी भी मैथमेटिक्स के अंदर या फिज़िक्स के, स्पेशली कैलकुलस के अंदर, हम फिज़िक्स के अंदर एक काफ़ी इस तरह के एग्जांपल्स उठाते हैं जहाँ पे हम छोटे से पार्ट को लेते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो वो होल सम एरिया बता देता है, होल उस पूरी सिस्टम की प्रॉपर्टी बता देता है कि वो क्या चीज़ है। तो इस तरह हमारी इंटीग्रेशन हेल्प करती है। तो इंटीग्रेशन बाय डेफिनेशन ज्योमेट्रिकली उसकी मीनिंग क्या है? इस एरिया अंडर द कर्व, और उसको इस मेथड से सॉल्व किया जाता है। जो अगर मिसाल के तौर पे आपका ये एरिया इतना लंबा हुआ जस्ट x के लिए, x² का भी हम कर सकते हैं, तो आपको वो थोड़ा लंबा प्रोसेस मिल जाएगा। वो कुछ भी नहीं होगा, x² के अंदर आपका जो सॉल्यूशन बनेंगे वो क्या बनेंगे, यहाँ पे a³/n³ कॉमन आता जाएगा, यहाँ पे जो सम बनेंगे 1² 2² 3² 4² n², और सम ऑफ द स्क्वायर्स का जो फॉर्मूला है वो बनता है n+1 n2n+1 डिवाइडेड बाय 6। पर इस केस में 3 बनेगा, क्योंकि उसको हम एक रूल की मदद से हेल्प करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एग्जैक्ट कंप्लीट वो स्क्वायर नहीं होते, उसके कुछ पार्ट्स बाहर निकल रहे होते हैं एरिया के, जैसे यहाँ पे निकल रहे हैं, तो वहाँ पे 3 आता है।
तो वो कैंसिल होके जस्ट आपका यहाँ पे 3 बन जाएगा a² और उसकी लिमिट इनफाइनाइट अप्रोच करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। उसको करने की ज़रूरत नहीं है आपको जस्ट समझना है कि इंटीग्रेशन की मीनिंग क्या है। सो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये इंटीग्रेशन का मतलब समझ आ गया होगा कि इंटीग्रेशन है क्या चीज़। कर तो है हम साइन एक्स का कॉस एक्स बता रहे हैं, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स बता रहे हैं, कैसे हुए ये हो गए किस तरह, इसका मतलब क्या है, इसकी बाय डेफिनेशन मीनिंग क्या है, वो ये चीज़ है। अब हम इस लेक्चर के बाद एक ऐसे लेक्चर्स लाएंगे आपके लिए जिनके अंदर हम इंटीग्रेशन के मेथड्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि पावर रूल हमने डिस्कस कर लिया, पावर रूल के 1-2 सवाल मैं करवाता हूँ अभी, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप दूसरे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस की इंटीग्रेशन करेंगे। उन कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आएगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस आएगा। तो बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको हम इंटीग्रेशन करने में हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि काफ़ी फंक्शन याद रखना, डेरिवेटिव बहुत आसान इंटीग्रेशन के सामने। आपके पास कोई फंक्शन हो, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, उसको डिफरेंशिएबिलिटी आपके पास 2-3 रूल्स आपने सीख ली, वो कर लेते हैं आप। जबकि एंटी डेरिवेटिव्स एक कंप्लीट अलग प्रोसेस है जो कि आपको बहुत लंबा और हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है। उस सेम फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको बहुत माथामारी करनी पड़ती है, ठीक है ना। जैसे ln x जो है उसका डेरिवेटिव होता है 1/x, पर उसी की इंटीग्रेशन क्या है, x ln x + x। वो किस तरह होगा वो भी हम समझेंगे, पर वो सिंपल टेक्निक से नहीं होगा। जबकि आपको डेरिवेटिव के अंदर तो याद करवाया जाता है कि डेरिवेटिव ln x का क्या होगा, 1/x। इंटीग्रेशन में पूरा मेथड है बाय पार्ट्स, वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस पावर रूल को हम अप्लाई करते हैं कि पावर रूल किस तरह सॉल्व होगा, इसके क्वेश्चन मिलेंगे तो किस तरह होंगे। सो लेट्स सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन हम उठा लेते हैं यहाँ पे कि एक इंटीग्रल आपने फाइंड करना है कि 3x⁵ + 4 3x² + 9, ठीक है, dx। अब इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है, किस तरह करेंगे, सिंपल है कि आपकी जो इंटीग्रल साइन होती है वो सबको मिल जाती है। तो ये हो जाएगा 3x⁵ dx, 4x⁴ dx, 3x² dx, 9 dx। जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, x⁵ dx, 4x⁴ dx, 3x² dx, 9 dx। यहाँ सिंपल समझ लें कि यहाँ पे 1 है, ठीक है। आपको समझाने के लिए याद रखें क्या होगा, जस्ट इंटीग्रेशन में पावर रूल क्या कहता है, पावर में 1 प्लस करें, न्यू पावर से डिवाइड करें, पावर में 1 प्लस करें, न्यू पावर से डिवाइड करें, पावर में 1 प्लस करें, न्यू पावर से डिवाइड करें। और यहाँ पे 9 है, x का इधर तो x ही नहीं है, x है उसका पावर 0 है, याद रखिएगा। 1 का मतलब क्या है, x पावर 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x 0 पावर 1/0 + 1, और लास्ट में c आता है आपका, याद रखें। तो ये हो जाएगा 3/6, तो हो जाएगा x पावर 6/2, टेबल लग जाएगा सिंपल, 4/5 x पावर 5, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, x³ 9 x पावर 1 + c। सो ये इंटीग्रेशन हो गई बाय पावर रूल। सो यही बात, इस तरह आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं किसी भी फंक्शन की विद हेल्प ऑफ पावर रूल, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह हम दूसरे टेक्निक से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और साइन एक्स कॉस एक्स के फार्मूलाज जो हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।